हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो हमें ग्राफिकल मेथड को यूज करना है। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। पहले एक एक करके इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls. अब इस केस में क्या है, हमें नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स निकालना है। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड द नंबर ऑफ बॉयज बी y। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम हमारी लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे। अब सबसे पहली चीज हमें दी हुई है कि 10 स्टूडेंट्स थे क्लास 10 के जिन्होंने इस मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 10 है ना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए हमारे 10। अगर हमने जो लेट किया है उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स x है और नंबर ऑफ बॉयज y है, तो उसके अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, x प्लस वाई। तो ये x प्लस वाई स्टूडेंट्स जो हैं ये 10 स्टूडेंट्स के इक्वल हैं, कि कुल मिला के 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया है। यहाँ से हमें मिल गई हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। अब सेकंड कहाँ से मिलेगी, सेकंड रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन से मिलेगी, जिसमें हमें दिया हुआ है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 मोर देन है नंबर ऑफ बॉयज से। तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो नंबर ऑफ बॉयज है उनसे 4 ज्यादा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज में 4 और ऐड कर देंगे तो वो नंबर ऑफ गर्ल्स के इक्वल हो जाएंगे। अब नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने क्या लेट किया था, x। नंबर ऑफ बॉयज को हमने लेट किया था y। तो x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इक्वल्स 4। ये आ गया बेटा हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो पहले हमें इसकी टेबल बनानी पड़ेगी। जो पॉइंट्स हमें प्लॉट करने हैं हमें वो देखने पड़ेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में, अगर इस फर्स्ट इक्वेशन में बेटा मैं x को 0 पुट कर दूं तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0 प्लस वाई इक्वल्स 10। तो y की वैल्यू आ गई 10। तो x 0 है, y 10 है। और इसी में अगर मैं y को 0 पुट कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 0 इक्वल्स 10। तो यहाँ से x की वैल्यू 10 आ गई। तो जब y 0 है तो x की वैल्यू 10 है। ये हमारे पास हमारे दो पॉइंट्स आ गए। सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन के लिए भी अपने पॉइंट्स निकालेंगे। तो अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं इस इक्वेशन में, तो 0 माइनस वाई इक्वल्स 4, यानी कि y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -4। तो x 0 है, y -4 है। अब अगर मैं y को 0 ले लूं सेकेंड पॉइंट निकालने के लिए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 0 इक्वल्स 4, यानी x हो गया 4। तो x 4 है जब y की वैल्यू 0 है। यहाँ से हमारे पास दोनों लाइंस को प्लॉट कर, दोनों इक्वेशंस को प्लॉट करने के लिए दो दो पॉइंट्स आ गया। अब चलिए इनको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि कहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगे और क्या हमारा सोल्यूशन निकल के आएगा। फर्स्ट इक्वेशन थी बेटा, उसका पॉइंट था 10,0 एंड 0,10, यानी कि ये वाला पॉइंट और ये रेड वाले पॉइंट्स हो गए। जो दूसरी इक्वेशन थी हमारी उसके पॉइंट्स थे 0,-4 एंड 4,0, तो वो ये दोनों पॉइंट्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे ताकि हमें हमारी दोनों लाइंस मिल जाए। हमने हमारी दोनों लाइंस को प्लॉट कर दिया है। अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों लाइंस जो हैं इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x 7 है और y की वैल्यू है 3। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, हम लिख देंगे कि क्या आ गया, 7,3 इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। सो दिस इंप्लाइज फ्रॉम ग्राफ वी गेट that x equals 7 and y equals 3 is the solution of given pair of linear equations। लेकिन ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बताना है। आपने x को नंबर ऑफ गर्ल्स लेट किया था और y को नंबर ऑफ बॉयज लेट किया था, तो इसीलिए आप एंड में जरूर लिखोगे जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, हेंस नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स 3।
क्लियर है? पहला पार्ट क्लियर है? आई होप कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताइएगा। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है बेटा कि इस हमें एक सिचुएशन दी हुई है और इसे हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। अब इसमें क्या है, हमें दिया हुआ है 5 pencils and 7 pens together cost rupees 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of one pencil and one pen. तो हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल be rupees x and cost of one pen be rupees y. ये हमने लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन देखो, 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स की कॉस्ट टोटल मिला के 50 रुपीज होती है। अब अगर एक पेंसिल की कॉस्ट बेटा x रुपीज है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, 5x होगी, है ना। मल्टीप्लाई करते हैं हम, क्योंकि अगर एक पेंसिल आपकी 5 रुपए की आती है तो 5 पेंसिल जो है वो 25 रुपीज की आएंगी, है ना। 10 पेंसिल्स जो है वो 50 रुपीज की आएंगी। तो ऐसे ही अगर हमें दिया हुआ है कि एक पेंसिल की कॉस्ट को हमने x रुपीज लिया है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट 5x हो जाएगी और 7 पेन्स की कॉस्ट 7y हो जाएगी और टोटल मिला के ये 50 रुपीज के इक्वल है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन के बाद सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। सेकंड इक्वेशन कहाँ से बनेगी, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज 46। तो वही चीज है कि 7 पेंसिल्स की कॉस्ट 7x हो जाएगी, 5 पेन्स की कॉस्ट 5y हो जाएगी, टोटल मिला के 46 रुपीज है। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब दोनों इक्वेशंस को क्योंकि हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है तो हमें इनकी टेबल्स बनानी पड़ेंगी, तो इनकी हम टेबल्स बना लेते हैं। अब देखो बेटा, इसमें हमें x को 0 पुट करते हैं, अगर इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में अगर x को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 50/7 आएगी, जो कि डेसिमल्स में आएगी। अब डेसिमल्स में हम थोड़ा अवॉइड करते हैं ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए, बाकी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करो कि ऐसे पॉइंट्स मिल जाएं जो आपको डेसिमल्स में ना दें। जैसे कि फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए हम अगर x को 3 ले लें तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 5 टाइम्स 3 प्लस 7y इक्वल्स 50। 5 टाइम्स 3 15 हो गया, प्लस 7y इक्वल्स 50। 7y की वैल्यू आ जाएगी 50 माइनस 15 35, तो y की वैल्यू आ गई 35/7 विच इज 5। तो हमें हमारा पहला पॉइंट मिल गया, जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 5 है। अब सेकेंड पॉइंट भी निकालने की कोशिश करते हैं। अब इसमें मुझे दिख रहा है कि अगर मैं y को 0 ले लूं तो मेरे लिए इजी है पॉइंट निकालना। तो y को 0 ले लेंगे तो 5x की वैल्यू 50 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। तो अगर y 0 है तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। चाहो तो एक और पॉइंट भी निकाल सकते हो, बट मुझे लगता है कि मेरे लिए दो पॉइंट सफिशिएंट है प्लॉट करने। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन के लिए भी हम हमारी टेबल बना लेते हैं। अब सेकंड इक्वेशन में देखो क्या है, सेम कि अगर मैं x को 3 ले लूं तो यहां से क्या आ जाएगा, 7 टाइम्स 3 प्लस 5y इक्वल्स 46। 21 प्लस 5y इक्वल्स 46। यहां से क्या आ जाएगा, 5y इक्वल्स 46 माइनस 21 विच इज 25। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो जब x 3 है, y की वैल्यू 5 है। अब एक और पॉइंट निकालना है तो y को 0 ले लेते हैं, लेकिन y को 0 लेंगे तो फिर से फ्रैक्शन में आएगा और फिर डेसिमल्स में कन्वर्ट होगा। तो इसके अलावा कुछ और सोच सकते हैं। तो हाँ, अगर हम y को -2 ले लें, मैं यहाँ लिख देती हूँ, अगर हम y को -2 ले लें, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, आप y को 0 लेके फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके डेसिमल्स भी प्लॉट कर सकते हो, वो भी गलत नहीं है। y इक्वल्स -2 ले लिया तो 7x प्लस 5 टाइम्स -2 इक्वल्स 46। 7x माइनस 10 इक्वल्स 46। 7x इक्वल्स 46 प्लस 10 56। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 8। तो जब y -2 है तो x की वैल्यू 8 है। अब इतने पॉइंट्स हमारे लिए सफिशिएंट है प्लॉट करने, तो हम इनको प्लॉट कर देते हैं।
लाइंस प्लॉट कर दी और हमें ये तो टेबल से ही दिख गया था कि दोनों का कॉमन पॉइंट 3,5 है। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन क्या निकल के आ गया, फ्रॉम ग्राफ वी गेट दैट x equals 3 and y equals 5 is the solution। अब हमसे पूछा क्या था, कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ पेन। हमने कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल को लिया था x और कॉस्ट ऑफ वन पेन को लिया था y। तो इसीलिए हेंस कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल equals ₹3 and cost of one pen equals ₹5। तो दोनों वैल्यूज हमने लिख दी। हमेशा याद रखना बेटा, जब भी क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछा हो कि कॉस्ट क्या है या नंबर ऑफ गर्ल्स या बॉयज कितने थे या एज रिलेटेड क्वेश्चन हो, कोई भी स्टेटमेंट क्वेश्चन हो, जो उन्होंने पूछा है एंड में आपको वही आंसर लिखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू बता के और अपना आ जाओ, ठीक है। तो जो पूछा है वो जरूर लिखना है। एक्सरसाइज 3.1 के सेकंड क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया हुआ है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। अब याद करो कि इंटरसेक्टिंग लाइंस की, पैरेलल लाइंस की और कोइंसिडेंट लाइंस की क्या कंडीशंस थी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। a1/a2 अगर b1/b2 के इक्वल नहीं आता तो उन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। अगर a1/a2 इक्वल्स b1/b2 आ जाता है बट c1/c2 के इक्वल नहीं आता तो उन लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। और a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल c1/c2 आ जाए तो ऐसी लाइंस को हम कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हैं, है ना। तो इन्हीं तीनों रेशियोज को, इन्हीं तीनों रिजल्ट्स को यूज करके हम देखेंगे कि हमारे रेशियोज की वैल्यूज क्या आ रही हैं और कौन से वाले रेशियो को वो सेटिस्फाई कर रही हैं। चलिए, तो अब यहाँ से देखते हैं। अब कंपेयर करें, अगर हमारी जो जनरल इक्वेशंस थी वो क्या थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। अब मैंने अपनी लेसन वीडियो में भी आपको बताया था कि ये आपकी जनरल इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए, ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हमें ये इक्वेशंस याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशंस हमें यहाँ से क्या मिलेगा कि a1 की वैल्यू 5 है, b1 की वैल्यू -4 है और c1 की वैल्यू 8 है, a2 की वैल्यू 7 है, b2 की वैल्यू 6 है और c2 की वैल्यू -9 है। अब यहाँ से अगर a1/a2 कैलकुलेट करें हम तो 5/7 आएगा, b1/b2 देखेंगे तो -4/6 आएगा, जिसको हम -2/3 भी लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके। एंड c1/c2 की वैल्यू आएगी 8/9। तो अगर यहाँ से देखो तो आपका a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है, तो इसीलिए द लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमें रेशियोज को कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग वी विल गेट कि a1 की वैल्यू क्या है 9, b1 की वैल्यू क्या है 3, c1 की वैल्यू क्या है 12, a2 की वैल्यू है 18, b2 की वैल्यू है 6 एंड c2 की वैल्यू है 24। क्योंकि आपकी जो जनरल फॉर्म्स है वो है a1x b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे रेशियोज को, तो a1/a2 जो रेशियो है वो 9/18 है विच इज 1/2। b1/b2 जो रेशियो है वो 3/6 है विच इज अगेन 1/2। c1/c2 जो रेशियो है वो 12/24 है विच इज अगेन 1/2। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 तीनों इक्वल है। और जब तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं तो लाइंस कोइंसिडेंट होती है, तो हेंस द लाइंस आर कोइंसिडेंट, हेंस द लाइंस आर कोइंसिडेंट। आई होप क्लियर हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।
अब इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से, तो a1 इज 6, b1 इज -3, c1 इज 10, a2 is 2, b2 is -1 and c2 is 9. So from here we will get a1 upon a2 is 6 over 2, which is 3 over 1. Then b1 upon b2 we will get -3 over -1, which is again 3 over 1. And c1 upon c2 is 10 over 9, जिसको हम further simplify नहीं कर सकते हैं, तो इसको as it is रखेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि a1 upon a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट ये c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। किस तरह की लाइन होती है ऐसी लाइंस? पैरेलल लाइंस। सो हेंस द लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, तीनों कंडीशंस के एक एक पार्ट्स आ गए। जो फर्स्ट वाला था वो हमारा इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट था, सेकंड वाला जो पार्ट है इसी क्वेश्चन का वो हमारा कोइंसिडेंट लाइंस है, और थर्ड वाला जो पार्ट है वो पैरेलल लाइंस आ गया। अब देखिए एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड क्वेश्चन, on comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. अब लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट कब होती हैं? कंसिस्टेंट तब होती हैं जब उनका कोई सॉल्यूशन हो, तो यानी कि या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो। अब यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस किस केसेस में होते हैं? यूनिक सॉल्यूशन होता है जब लाइंस इंटरसेक्टिंग हो, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं जब लाइन कोइंसिडेंट हो। अब इंटरसेक्टिंग होंगे तो रेशियोज a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आएगा, और कोइंसिडेंट होंगे तो रेशियो a1 अपॉन a2 इक्वल्स b1 अपॉन b2 इक्वल्स c1 अपॉन c2 आएगा। इनकंसिस्टेंट होता है जब कोई सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता। कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करने का मतलब है कि लाइन पैरेलल है, क्योंकि उनका कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं। पैरेलल होने के लिए कंडीशन क्या है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल होना चाहिए, बट c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी कंडीशंस हैं, हम इनको याद करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे अब अगर हम कंपेयर करें तो a1 की वैल्यू 3 है, b1 की वैल्यू 2 है, और c1 की वैल्यू 5 है। अब इसमें देखना बेटा कि जब भी जनरल फॉर्म से इनको कंपेयर करोगे ना, तो या तो इसको 5 को इधर ले आओ, -5 कर दो इसको, वरना क्या होना चाहिए कि दोनों में जो कांस्टेंट वाली टर्म है ना इक्वल्स टू के सेम साइड पे होनी चाहिए, तो फर्क नहीं पड़ता। बट फिर भी मैं तो बोलूंगी कि इतना मत ही सोचो, सीधा जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करो। 3x, तो यहाँ से c1 की वैल्यू आ गई हमारे पास -5, a2 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है -3 एंड c2 की वैल्यू है हमारे पास -7। ठीक है, जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करके हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब हम इनके रेशियोज निकाल लेते हैं। तो a1 अपॉन a2 आ गया 3/2, b1 अपॉन b2 आ गया 2/-3, एंड c1 अपॉन c2 आ गया -5/-7, विच इज 5/7। यहाँ से हमें मिल गया कि a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो मतलब क्या है? यूनिक सॉल्यूशन है, तो लाइंस आर कंसिस्टेंट। तो इसका मतलब गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखिए। अब इसमें हम कंपेयर करेंगे तो a1 इक्वल्स 2 है, b1 इक्वल्स -3 है, और c1 इक्वल्स -8 है, क्योंकि हम इन इक्वेशंस को जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करने के लिए इक्वल्स टू 0 कर देंगे, और इसको 4x - 6y - 9 इक्वल 0 कर देंगे। बट अगर आप इसको c1 को 8 ही रखोगे और c2 को 9 भी रखोगे तो भी कुछ गलत नहीं होगा, रेशो फिर भी 8/9 ही आएगा। a2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4, b2 की वैल्यू है -6 एंड c2 की वैल्यू है हमारे पास 9। यहाँ से a1 अपॉन a2 की वैल्यू आ गई 2/4, विच इज इक्वल्स टू 1/2। b1 अपॉन b2 की वैल्यू आ जाएगी -3/-6, विच इज अगेन 1/2, एंड c1 अपॉन c2 की वैल्यू आ गई -8/9, जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, -9 सॉरी। तो -8/-9, तो ये 8/9 हो गया। अब ये इतना ही रहेगा। तो यहाँ से अब हमें क्या मिल गया कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है, बट c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। इस केस में क्या होता है? लाइंस पैरेलल होती हैं, और अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। सो इक्वेशंस
हैव नो सॉल्यूशन। तो अगर नो सॉल्यूशन वाला केस है तो इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। डन। ठीक है, क्योंकि आपसे आंसर में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछा है तो आपको बताना है कि इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है। और इनकंसिस्टेंट है तो क्यों इनकंसिस्टेंट होती है, वो इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होती है जिनका कोई सोल्यूशन नहीं होता। इन इक्वेशंस का सोल्यूशन क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी जो लाइंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो पैरेलल है। तो हमें ये ऐसे पूरा अपना थॉट प्रोसेस दिखाना पड़ता है एग्जामिनर को। ठीक है, और अपनी नॉलेज भी बतानी होती है कि हमें पता है कि लाइंस पैरेलल हैं, इसीलिए उनका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसीलिए वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आते हैं थर्ड पार्ट में। अब थर्ड पार्ट को सॉल्व करने के बेटा दो तरीके हैं, या तो पहले इस इक्वेशन का एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर ही लो, या फिर इसको एज इट इज लेके रेशियोज निकालो। मैं प्रेफर करती हूँ कि पहले हम सिंप्लीफाई कर लें। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6 एलसीएम आ जाएगा तो 9x प्लस 10y इक्वल्स 7 आ जाएगा। यहाँ से 9x प्लस 10y इक्वल्स 7 टाइम्स 6 विच इज 42। तो ये हमारी सेकंड फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो इन दोनों इक्वेशंस को अब हम अगर कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a1 की वैल्यू आ जाएगी 9, b1 की वैल्यू आ जाएगी 10 एंड c1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 42। a2 की वैल्यू आ जाएगी 9, b2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 10 एंड c2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 14। तो यहाँ से a1 अपॉन a2 तो आ गया हमारे पास 9/9 विच इज 1/1। b1 अपॉन b2 की वैल्यू आ जाएगी 10/-10 विच इज 1/-1 एंड c1 अपॉन c2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 42/-14 विच इज 42/14। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/1। तो यहाँ से अब हमें क्या मिल गया बेटा, हमें मिल गया कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है ही नहीं, तो लाइंस इंटरसेक्टिंग है। और अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो उनका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स। और अगर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट इक्वेशन देखिए। नेक्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है, 5x माइनस 3y इक्वल्स 11 एंड माइनस 10x प्लस 6y इक्वल्स माइनस 22। तो यहाँ से हमारा a1 हो जाएगा 5, b1 हो जाएगा -3 एंड c1 हो जाएगा -11। a2 हो जाएगा -10, b2 हो जाएगा 6 एंड c2 हो जाएगा 22। ठीक है, अब हम a1 अपॉन a2 निकाल लेते हैं। तो a1 अपॉन a2 हो जाएगा 5/-10 विच इज 1/-2। देन b1 अपॉन b2 हो जाएगा -3/6 विच इज -1/2। 1/-2 और -1/2 सेम बात है, क्योंकि इसको अगर मैं दोनों को -1 से और -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो मुझे -1/2 ही मिलेगा। तो वो सेम चीज है। Then c1 upon c2 equals -11/22 which is again -1/2। तो यहाँ से हमें मिल गया कि a1 upon a2, b1 upon b2 एंड c1 upon c2 तीनों इक्वल है। अगर तीनों इक्वल होते हैं तो लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं। तो हमारी जो लाइंस हैं वो कोइंसिडेंट लाइंस है। कोइंसिडेंट लाइंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। और इसके क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है तो हमें क्या मिल जाएगा कि हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, आई होप कि थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स क्लियर होंगे अभी तक जितने भी किए हमने। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट्स में मुझे, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें भी वही चीज कर सकते हो, क्या तो एलसीएम ले सकते हो, बट क्योंकि हमने पिछले से पिछला जो पार्ट है वो एलसीएम लेके किया था तो इसको हम बिना एलसीएम लिए सॉल्व करके देखते हैं। तो a1 इक्वल्स 4/3, b1 इक्वल्स 2 एंड c1 इक्वल्स -8, a2 इक्वल्स 2, b2 इक्वल्स 3 एंड c2 इक्वल्स -12। अब a1 अपॉन a2 ले लो।
तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स 4/3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, विच इज 4/3 इंटू 2। अब अगर कुछ बच्चों को इस चीज में कंफ्यूजन है कि ये 3 नीचे कैसे आया, या अगर ऐसा आ जाता है 4/3/2/1 या 2/3, तो हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो उस केस के लिए बेटा मैं बोलती हूँ हमेशा सिंपल कर लो कि यहाँ पे 4/3 को हमें 2 से डिवाइड करना था, लिख लो 4/3 डिवाइडेड बाई 2। डिविजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करने के लिए हम रेसिप्रोकल करते हैं, तो ये 1/2 हो जाएगा, यहाँ से 4/3 इंटू 2, तो इसीलिए ये 3 नीचे आके 2 के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ से अब हमारे पास क्या आ गया, 2/3 कैंसिल करके। फिर b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या है, 2/3, एंड c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या है, -8/-12, विच इज अगेन 2/3। तो यहाँ से आ गया a1 अपॉन a2 इक्वल्स b1 अपॉन b2 इक्वल्स c1 अपॉन c2। अगेन कोइंसिडेंट लाइंस है, और कोइंसिडेंट लाइंस है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होने से क्या होगा, लाइंस इनकंसिस्टेंट होनी चाहिए या कंसिस्टेंट, लाइंस कंसिस्टेंट होंगी, क्योंकि चाहे एक सॉल्यूशन क्यों ना हो लाइंस कंसिस्टेंट हो जाती हैं। कंसिस्टेंट होने के लिए सिर्फ एक चीज है कि लाइंस का सॉल्यूशन होना चाहिए। अच्छा, अब एक चीज बताओ कि ये डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है या इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट है। ये जो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं बेटा, ये डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होती हैं। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट क्यों बोलते हैं, क्यों ये लाइंस डिपेंडेंट है, क्योंकि डिपेंडेंट लाइंस वो होती हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं। एक लाइन निकालने के लिए आप दूसरे का मल्टीपल लोगे, और डिपेंडेंट की एक दूसरी डेफिनेशन ये है कि इनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट लाइंस वो होती हैं जिनका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है। तो ये इंफॉर्मेशन भी याद रखना कि डिपेंडेंट वो होते हैं जिनका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है, यानी कि हमारी कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। और इंडिपेंडेंट अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पूछ लें तो हम बोलेंगे कि हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि उनका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और पैरेलल लाइंस तो इनकंसिस्टेंट हैं। चलो, which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. अब इसमें ध्यान से देखो, पहले हमें बोला है कि देखो कंसिस्टेंट कौन सी है, इनकंसिस्टेंट कौन सी है। अगर कंसिस्टेंट आती है तो उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अगर हमें पैरेलल लाइंस रेशियो से पता चल जाता है तो हमें उसको प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उन लाइंस को प्लॉट करना है जो कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट को देखो, यहाँ पे a1 इक्वल्स 1 है, b1 इक्वल्स 1 है, और c1 इक्वल्स -5 है, a2 इक्वल्स 2 है, b2 इक्वल्स 2 है, और c2 इक्वल्स -10 है। अब मुझे साफ दिख रहा है कि जो सेकंड वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ये पहले वाले का 2 टाइम्स है, तो ये कोइंसिडेंट लाइंस है, तो इनका सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा। बट हम दिखा देते हैं कि a1 अपॉन a2 1/2 है, b1 अपॉन b2 भी 1/2 है, एंड c1 अपॉन c2 भी 1/2 है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। सो द लाइंस आर कोइंसिडेंट, hence they are consistent. The pair of linear equations is consistent. तो अगर consistent है तो हमें इनको ग्राफिकली प्लॉट करना पड़ेगा, और ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हमें पहले इनके पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो फर्स्ट लाइन x प्लस वाई इक्वल्स 5 के लिए जो मेरे पॉइंट्स होंगे वो क्या बनेंगे बेटा, सिंपल है, x को 0 लेंगे y 5 हो जाएगा, y को 0 लेंगे x 5 हो जाएगा। सेकेंड लाइन 2x प्लस 2y इक्वल्स 10। अब क्योंकि दोनों ही लाइंस कोइंसिडेंट है तो दोनों के सेम पॉइंट्स ही आएंगे, तो इसमें भी अगर x को 0 पुट करोगे y की वैल्यू 5 आ जाएगी, y को 0 पुट करोगे x की वैल्यू 5 आ जाएगी। क्योंकि 2 टाइम्स x करके 2 टाइम्स अगर 0 करोगे, y को 0 ले रहे हो, तो ये 2x इक्वल्स 10, तो x की वैल्यू 5 आ गई। और सिमिलरली वैसे ही अगर x को 0 लोगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, 0,5 एंड 5,0। तो हम इनको प्लॉट कर देते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है 5,0 एंड सेकेंड पॉइंट है 0,5, दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। तो हमारे पास ये लाइन आ गई। अब हमारे पास, तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हम लिख देंगे कि हेंस एवरी पॉइंट lying on the lines
is the solution of given pair of linear equations. For example, 0,5 and 5,0। तो हमने उनको दे भी दिया कि ये लो, ये 2 पॉइंट्स है जो सोल्यूशन है, और बाकी उसके अलावा हर पॉइंट जो इन लाइंस पे लाई कर रहा है वो सोल्यूशन है, क्योंकि लाइंस कोइंसिडेंट है, लाइंस का हर पॉइंट कॉमन है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। x माइनस वाई इक्वल से 3x माइनस 3y इक्वल 16। अब इसमें भी बेटा मुझे दिख रहा है कि जो a1 अपॉन a2 आएगा वो 1/3 है, b1 अपॉन b2 भी जो आएगा वो -1/-3 विच इज 1/3 है, और c1 अपॉन c2 जो आएगा वो 8/16 विच इज 1/2 है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स b1 अपॉन b2 है, बट c1 अपॉन c2 के इक्वल वो नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल लाइंस हैं तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो इसका मतलब पेयर ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट है, कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसलिए हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर आप चाहो तो प्लॉट करके देख सकते हो, दोनों लाइंस पैरेलल ही आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 अपॉन a2 विल बी 2/4 विच इज 1/2। b1 अपॉन b2 की वैल्यू हो जाएगी 1/-2 विच इज -1/2 लिख सकते हैं हम, एंड c1 अपॉन c2 की वैल्यू हो जाएगी -6/-4 विच इज 3/2। तो इसमें देखो तो कोई भी इक्वल नहीं है, और फर्स्ट ऑफ ऑल a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब है कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट हो जाता है, और अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है तो हमें उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो पहली इक्वेशन ले लेते हैं हम, हमारी 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स 0। इसकी टेबल बना लेते हैं। अब इसमें बेटा अगर मैं x को 0 ले लूं पहली बात, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। तो x 0 है, y 6 आ गया। और अगर इसमें मैं y को 0 ले लूं तो 2x माइनस 6 इक्वल 0, 2x इक्वल 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो x 3 है जब y 0 है। ये आगे मेरी फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स। सेकेंड इक्वेशन देखो, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0। अब इसके पॉइंट्स भी निकाल लेते हैं हम। तो इसमें अगर मैं x को 0 ले लूं तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2y माइनस 4 इक्वल 0 विच इम्प्लाइज माइनस 2y इक्वल्स 4। सो y की वैल्यू आ गई -2। और अगर इसमें मैं y को 0 ले लूं तो मेरे पास आ जाएगा 4x माइनस 4 इक्वल 0, यानी कि 4x इक्वल्स 4। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो x 1 है जब y की वैल्यू 0 है। अब ये मेरे पास पॉइंट्स आ गए इन दोनों इक्वेशंस के, हम इनको प्लॉट कर देंगे और देखेंगे कि इनका कॉमन पॉइंट क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है 0,6, x 0 है, y की वैल्यू 6 है, ये वाला पॉइंट हो गया। फिर y 0 है, x की वैल्यू 3 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, हमें लाइन मिल जाएगी हमारी। जो सेकेंड लाइन के पॉइंट्स है बेटा वो है हमारे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -2 है, ये वाला पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, ये वाला पॉइंट हो गया। दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारी दोनों लाइंस का ग्राफ बन गया बेटा। जो फर्स्ट लाइन है वो है हमारी 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0, और जो सेकेंड लाइन है वो है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0। और इन दोनों का जो ये कॉमन पॉइंट है ये 2,2 है। तो हमारा सोल्यूशन क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 2। सो हेंस x equals to y equals to is the solution. डन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है,
A1 अपॉन A2 की वैल्यू है बेटा 2/4 विच इज 1/2. B1 अपॉन B2 की वैल्यू है -2/-4 विच इज अगेन 1/2. C1 अपॉन C2 की वैल्यू है -2/-5 विच इज 2/5. तो यहाँ से हमारे पास आ गया A1 अपॉन A2 इक्वल्स B1 अपॉन B2 बट इज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2. तो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल है बट C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं है. तो क्या हो गया, पैरेलल लाइंस है. पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, inconsistent lines. So the given pair of linear equations are inconsistent. ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 3.2 के फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं. हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meters. Find the dimensions of the garden. अब हमें इस गार्डन की डायमेंशंस निकालनी है, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है. तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन बी एक्स. अब क्योंकि हमें मीटर्स में दिया हुआ है तो हम ले लेंगे कि एक्स मीटर्स. ठीक है, एंड ब्रेड्थ बी वाई मीटर्स. तो एक्स मीटर्स हमने लेंथ ले ली, वाई को एक्स मीटर्स हमने लेंथ ले ली, वाई मीटर्स हमने ब्रेड्थ ले ली. अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ. विड्थ और ब्रेड्थ एक ही चीज होती है. ठीक है, अगर आपको लगता है क्वेश्चन में विड्थ दिया हुआ है तो मेरे हिसाब से आपको विड्थ ही लिखना चाहिए यहाँ पे. ठीक है, सो अब क्या है, लेंथ जो है वो 4 मीटर मोर देन है इट्स विड्थ. सो लेंथ इज इक्वल्स टू 4 मीटर मोर देन द विड्थ. सो लेंथ इक्वल्स विड्थ प्लस 4. यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, लेंथ जो है वो y प्लस 4 के इक्वल है. तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इक्वल्स 4 हमारी. सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, सेकंड इक्वेशन बनेगी यहाँ से हाफ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन इज 36 मीटर. अब पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर गार्डन का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस विड्थ है. तो यहाँ पे हमने विड्थ ले लिया, वरना ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ भी ले सकते थे. ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन. हाफ ऑफ पेरीमीटर का मतलब है कि 2 टाइम्स x प्लस वाई का हाफ इज इक्वल्स टू 36. तो मतलब x प्लस वाई इक्वल्स 36. ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन. अब इन दोनों इक्वेशंस को हम प्लॉट करके ग्राफ पे देखेंगे कि इनके क्या सोल्यूशन हमें मिलते हैं. तो x माइनस वाई इक्वल्स 4 के जो पॉइंट्स हैं बेटा वो क्या बनेंगे, अगर मैं x को 0 ले लूं तो y की वैल्यू -4, y को 0 ले लूं तो x की वैल्यू 4. एंड जो सेकंड इक्वेशन है इसके हमारे पॉइंट्स बनेंगे, x की वैल्यू 0 है तो y 36. अब ये 36 तो बहुत बड़ा जा रहा है ना, पर चलो ठीक है, जा रहा है तो जा रहा है, अब क्या कर सकते हैं. तो x की वैल्यू 0 है तो y 36 है, और y की वैल्यू 0 है तो x 36 है. लेकिन अगर आप 36 तक प्लॉट नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, बट ठीक है. ठीक है, चलो तो देखिए, अब इस ग्राफ पे हमने जो स्केल लिया है वो थोड़ा ऐसे लिया है कि हम 36 तक पहुंच सकें, तो इसीलिए हमने एक स्क्वायर यूनिट को 4 यूनिट्स के इक्वल लिया. ठीक है, तो एक बॉक्स जो है वो हमारा 4 यूनिट्स के इक्वल है. तो अब हम हमारे पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन जो थी हमारे, उसके पॉइंट्स थे 0, -4 एंड 4, 0. तो जब x 0 है तो y की वैल्यू -4 है, ये वाला पॉइंट हो गया. एंड 4, 0 ये वाला पॉइंट हो गया. तो इन इसको लाइन से हमारी दोनों लाइंस प्लॉट हो गई हैं. ठीक है, इनको लेबल कर देते हैं. तो ये जो हमारी ब्लैक वाली लाइन है वो x प्लस वाई इक्वल्स 36 है, और जो रेड वाली लाइन है वो x माइनस वाई इक्वल्स 4 है. अब ये दोनों लाइंस अगर देखें हम ध्यान से तो इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे जहाँ पे x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू 16 है. तो x
की वैल्यू 20 है फ्रॉम द ग्राफ, x इक्वल्स 20 एंड y इक्वल्स 16। तो इसका मतलब क्या, x हमने लेंथ लिया था, तो हेंस लेंथ is equals to 20 meters and width is equals to 16 meters for the rectangular garden। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equals 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines or coincident lines। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको रेशोस को रिकॉल करना है कि हमें ऐसी लीनियर इक्वेशंस बनानी है जब इंटरसेक्टिंग हो तो a1/a2 और b1/b2 इक्वल ना आए। तो इसीलिए इंटरसेक्टिंग के लिए मैं कुछ भी बना सकती हूँ। अगर मैं 3x ले लूँ और 2y ले लूँ और प्लस 12 इक्वल्स 0 ले लूँ तो ठीक है, क्योंकि इस केस में मेरा क्या हो गया, a1/a2 जो है वो 2/3 होगा, b1/b2 जो है वो 3/2 होगा एंड c1/c2 जो है वो -8/12 विच इज -2/3। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ये आ गया। अब क्या आ गया, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो लाइंस इंटरसेक्टिंग है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए ये दूसरा पेयर सही है हमारे पास। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट पे क्या है, हमें पैरेलल लाइंस बनानी है। तो पैरेलल लाइंस के लिए हमें ऐसा चाहिए कि a1/a2 तो सही हो, सही होगा क्या मतलब है, हमें ऐसा बनाना है कि a1/a2 b1/b2 इक्वल हो बट c1/c2 इक्वल ना हो। तो मैं 2x और 3x को तो मल्टीप्लाई कर देती हूँ 3 से, तो ये 6x हो जाएगा और 9y हो जाएगा। लेकिन मैं 8 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करके इसको सपोज करो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 16 इक्वल 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1/a2 जो है आपका 2/6 विच इज 1/3, b1/b2 जो है 3/9 विच इज अगेन 1/3, बट c1/c2 जो है वो -8/-16 विच इज 1/2। तो यहाँ से a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, बट वो c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो इसीलिए जो लाइंस हैं वो पैरेलल लाइंस हैं। तो हमने जो सेकंड सोचा है वो भी सही आया है हमारा। ठीक है, अब थर्ड पर चलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस पे। अब कोइंसिडेंट लाइंस के लिए तो बेटा पता ही है कि इसको पूरा ही मल्टीपल बनाना है। तो इस पूरी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो सपोज करो मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 4x प्लस 6y माइनस का 16 इक्वल 0। तो इस केस में a1/a2 आ जाएगा 2/4 विच इज 1/2, b1/b2 आ जाएगा 3/6 विच इज 1/2, c1/c2 आ जाएगा -8/-16 विच इज अगेन 1/2। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2। तो लाइंस कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो ऐसे करके आप कोई भी इक्वेशन दे दें आपको, आप उनका एग्जाम्पल सोच सकते हो। चलिए, draw the graphs of the equations so and so, determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the region। चलिए, अब पहली इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स 0। तो इसको हम लिख लेते हैं x माइनस वाई इक्वल्स -1। ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन जो हमें दी हुई है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स 0। तो इसको हम लिख लेते हैं 3x प्लस 2y इक्वल्स 12। तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस के लिए हम पॉइंट्स देखेंगे प्लॉट करने के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, x को 0 लेंगे तो -y इक्वल्स -1, तो y की वैल्यू 1 आ गई। अगर y को 0 लेंगे तो x की वैल्यू -1 आ गई। ठीक है, अब सेकेंड लाइन के लिए भी हम पॉइंट्स प्लॉट कर देते हैं, निकाल लेते हैं। तो अगर इसमें मैं x को 0 ले लूँ तो ये 3 टाइम्स 0 प्लस 2y इक्वल्स 12 हो गया। 2y इक्वल्स 12 यानी कि y की वैल्यू आ गई 6। तो x 0 है, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अगर इसमें अब मैं y को 0 ले लूं तो 3x इक्वल्स 12 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। तो x इज 4 व्हेन y इज 6। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए
दोनों इक्वेशंस के अब हम इनको प्लॉट कर देंगे। तो ये जो फर्स्ट वाला है ये है x माइनस वाई इक्वल्स -1 के लिए, और ये जो सेकेंड लाइन है ये हमारी 3x प्लस 2y इक्वल्स 12 के लिए। बेटा फर्स्ट लाइन के पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं। अगर x 0 है तो y की वैल्यू 1 है, ये वाला पॉइंट हो गया, और अगर y 0 है तो x की वैल्यू -1 है, ये वाला पॉइंट हो गया। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। सेकेंड जो लाइन है वो है हमारी, अगर x की वैल्यू 0 है उसमें तो y की वैल्यू 6 है, तो x 0 y 6 ये वाला पॉइंट हो गया, और x 4 y 0 तो ये वाला पॉइंट हो गया। अब दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। दोनों लाइंस प्लॉट हो गई हैं। हम इन लाइंस को लेबल कर देते हैं। जो ये हमारी फर्स्ट वाली लाइन रेड वाली लाइन है ये है हमारी x माइनस वाई इक्वल्स -1, और जो ये ब्लैक वाली लाइन है ये है 3x प्लस 2y इक्वल्स 12। अब हमें क्या दिया हुआ था, x एक्सिस के साथ जो ये लाइंस ट्रायंगल बना रही है उसके वर्टिसेस निकालो। तो ये ट्रायंगल है, अब इसके वर्टिसेस क्या है, ये वाला पॉइंट जो है हमारा, ये पॉइंट है 2,3, ये वाला पॉइंट है हमारा 4,0, एंड ये वाला जो पॉइंट है ये है हमारा -1,0। तो तीनों वर्टिसेस आ गए हैं हमारे पास। एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, तो हमने शेड भी कर दिया। तो चलिए अब अपना फाइनल आंसर लिख देते हैं। हेंस द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल आर 2,3, -1,0 एंड 4,0। इसी के साथ बेटा हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है 3.1। इसके बाद हम 3.2 एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी भूलिएगा मत उसके सॉल्यूशंस देखना। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उससे मुझे ये भी आइडिया लगेगा कि आप लोगों को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, जिससे मैं उसी टाइप के क्वेश्चंस थोड़े और ज्यादा लाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।